छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। पुदीना अथवा मिंट औषधीय एवं सुगंधीय पौधों का वह समूह है जिससे हम में से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। हालांकि हम में से अधिकांश व्यक्ति पुदीने की एक ही जाति अथवा इसके एक ही उपयोग से परिचित हैं तथा वह है चटनी अथवा मसाले के रूप में इसका उपयोग। परंतु काफ़ी कम लोग यह जानते होंगे कि चटनी वाले पुदीने के अतिरिक्त भी पुदीने की कई किस्में होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं पेपरमिंट, जो कि मेंथा पेपरेटा के नाम से भी जानी जाती है, स्पीयरमिंट जिसे मेंथा स्पाइकाटा कहा जाता है, स्कॉच मिंट जिसे मेंथा ग्रेसिलिस के नाम से जाना जाता है, बर्गामोट मिंट जिसे मेंथा स्ट्रेटा भी कहा जाता है, तथा मेंथॉल मिंट जिसे कॉर्न मिंट अथवा जापानी पुदीना अथवा मेंथा ऑर्वेंसिस के नामों से भी जाना जाता है। पुदीने की इन सभी जातियों में से जापानी पुदीने से बनाए जाने वाले उत्पाद तथा उनके बहुमुखी उपयोगों के कारण जापानी पुदीना आज सर्वाधिक औषधीय एवं व्यावसायिक महत्व का पौधा बन गया है। जापानी पुदीना अथवा मेंथॉल मिंट, जिसे आमतौर पर मेंथा के नाम से जाना जाता है, लगभग 2 से 3 फीट ऊंचा एक वर्षीय पौधा होता है, जिसके पत्तों को आश्रित करके उनसे एक तेल निकाला जाता है। इस तेल में एक घटक होता है मेंथॉल, जो कि अत्यधिक औषधीय उपयोग की वस्तु है। इस तेल को और आगे प्रोसेस करके उससे कई उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे मेंथा फ्लेक्स, मेंथा क्रिस्टल्स, डीएमओ, टर्पीन्स आदि, जो कि अनेकों उपयोगों के काम में लाए जाते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन ऐसे अनेकों उत्पाद उपयोग में लाते हैं, जिनमें मेंथा के तेल अथवा अन्य उत्पादों का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, हम सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही टूथपेस्ट अथवा दंत मंजन का उपयोग करते हैं। इन सभी टूथपेस्ट अथवा दंत मंजनों में मेंथॉल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जितनी भी सर्दी अथवा जुकाम की दवाइयाँ अथवा बाम आदि बनाए जाते हैं, उनमें मेंथॉल का उपयोग किया जाता है। जितनी भी सर्दी खांसी की गोलियां हैं, उनमें मेंथॉल प्रयुक्त किया जाता है। लगभग सभी दर्दनाशक दवाओं का मुख्य घटक मेंथॉल ही होता है। सभी प्रकार के पान मसालों, मीठी सुपारी, स्वीटी सुपारी अथवा माउथ फ्रेशनर्स अथवा मुख शुद्धि के नाम से जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं, उनमें मेंथॉल का उपयोग किया जाता है। दिमाग अथवा सर को ठंडा रखने वाले जितने भी तेल अथवा इस प्रकार के हेयर शैम्पू आदि बनाए जाते हैं, उनमें मेंथॉल का उपयोग किया जाता है। कई सिगरेट तो मेंथॉल के नाम से ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार ऐसी अनेकों दवाइयां तथा उत्पाद हैं जिनके उत्पादन हेतु मेंथॉल का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण मेंथॉल की
काफी अधिक देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मांग है। भारत से यह काफी मात्रा में निर्यात भी हो रहा है। ऐसे औषधीय पौधे की खेती करके काफी अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मेंथा की खेती उन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है जहां सर्दियां अपेक्षाकृत छोटी हो तथा गर्मी का मौसम लंबा हो। इस प्रकार संपूर्ण मध्य प्रदेश की जलवायु तो इसके लिए अति उत्तम है ही, इसके साथ साथ इसकी खेती राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। अभी इन सभी क्षेत्रों में से काफी अधिक क्षेत्रों में इसकी खेती शुरू हो चुकी है। प्राय इसके लिए 20 से लेकर 40 अंश का तापमान उपयुक्त रहता है। हाँ, इस फसल को पानी की काफी आवश्यकता होती है, अतः 7 से 10 दिन के अंतराल पर फसल को पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। मेंथा प्राय मध्यम तथा भारी मिट्टियों में, जिनमें जीवांशों की पर्याप्त मात्रा हो, इनकी खेती के लिए उपयुक्त रहती हैं। इसकी खेती के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि में पानी सोखने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, परंतु पानी पौधे के पास ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, अर्थात जल भराव अर्थात वाटर लॉगिंग वाली जमीनें इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। जल भराव वाली मिट्टियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की मिट्टियां, जैसे हल्की कपासिया मिट्टी, भारी कपासिया मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी आदि जैसी मिट्टियां इसकी खेती के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। इसकी खेती के लिए यदि भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 अंश तक हो तो वह इसके लिए काफी उपयुक्त माना गया है। खेत में लगाने से पूर्व खेत की गहरी जुताई करके उसे तैयार किया जाता है तथा पहली जुताई के बाद खेत में प्रति एकड़ 5 ट्रॉली गोबर की खाद अथवा सड़ी हुई खाद अथवा कंपोस्ट खाद डालने की संतुति की जाती है। इसके बाद खेत को अच्छी प्रकार तैयार करने के उपरांत इस खेत में एक पानी छोड़ दिया जाता है। खेत को दीमक तथा भूमिगत कीड़ों से मुक्त रखने हेतु खेत में 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से BHC पाउडर का छिड़काव कर दिया जाना उपयुक्त रहता है। मेंथा को लगाने के यूं तो 2 या 3 विधियां हैं। वैसे मेंथा को लगाने के लिए इसके सकर्स तथा जड़ों का उपयोग किया जाता है, जो कि इसकी भूसतारी कहलाती है। इसके लिए पूर्व में उपजाए गए मेंथा के पौधों को उखाड़ करके उनके सकर्स तोड़ लिए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक जड़ अथवा सकर में अनेकों गांठें होती हैं, जिन्हें आंखें अथवा नोड्स कहा जाता है। इन सभी आंखों अथवा नोड्स से बीज बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार पुराने पौधों को उखाड़ करके उनके सकर्स को काट करके उनसे बीज बना लिए जाते हैं, जो कि मेंथा की खेती करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। मेंथा लगाने की मुख्यतः 2 विधियां प्रचलन में हैं, जिनमें सर्वप्रथम विधि है पौधशाला अथवा नर्सरी बनाकर लगाना तथा दूसरी विधि है इसे खेत में सीधे लगाना। इनमें से नर्सरी बनाकर पौधों को खेत में लगाना प्रत्येक दृष्टि से उत्तम रहता है। नर्सरी बनाने के लिए सर्वप्रथम एक क्यारी अथवा बेड़न बना ली जाती है, जिसकी किनारियां ऊंची रहती हैं। इसे खाद आदि मिलाकर तैयार करके उसमें पानी भर दिया जाता है। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग, यदि 1 एकड़ की खेती करनी हो तो उसके लिए लगभग 1000 वर्ग फीट की क्यारी पर्याप्त होती है, जिसमें 100 से लेकर 150 किलोग्राम तक की सकर्स डाली जाती हैं। इस क्यारी में मेंथा की कटी हुई सकर्स बिखेर दी जाती हैं तथा उसे पानी से भरा जाता है तथा उन्हें झाड़ू से थोड़ा थपथपा दिया जाता है, जिससे नर्सरी का पानी मटमैला हो जाता है। क्यारी का पानी सूखने के साथ साथ ये सकर्स क्यारी में नीचे बैठ जाती हैं। फिर इस प्रकार इस क्यारी में गोबर की सड़ी हुई खाद अथवा राख अथवा पुलाव बिठा दिया जाता है, जिससे ये सकर पूरी तरह ढक जाती हैं। इस क्यारी में फव्वारे की सहायता से हर दूसरे तीसरे दिन पानी दिया जाता है। लगभग 30-35 दिन के बाद क्यारी में तैयार की गई यह पौध खेत में लगाने के योग्य हो जाती है। इसके उपरांत क्यारी में से ये सकर्स उखाड़ करके या ये पौधे उखाड़ करके इस पौध की खेत में रोपाई कर दी जाती है। यह रोपाई प्राय उसी प्रकार की जाती है जैसे धान की रोपाई। हालांकि धान की रोपाई में यह देखा जाता है कि पानी खेत में ज्यादा होना चाहिए, जबकि मेंथा की लगाने के लिए उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती। मात्र खेत गीला होना चाहिए, जिससे कि रोपाई आसानी से हो जाती है। लगभग
2-3 इस प्रकार जब हम खेत में इसे लगाते हैं तो 2-3 दिन में मेंथा अच्छी तरह से, मेंथा की जड़ें अच्छी प्रकार खेत की जड़ पकड़ लेती हैं, मिट्टी पकड़ लेती हैं तथा वे कामयाब हो जाती हैं। मेंथा लगाने की दूसरी विधि में इसकी सकस को सीधे खेत में लगा दिया जाता है। वैसे जिस भी विधि से लगाएं, इसे लगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि ये मानी जाती है कि इसे कतारों से कतारों तथा लाइन से लाइन की दूरी 60-60 सेंटीमीटर रखकर इनको लगाना चाहिए। और यदि अपन देसी हल अथवा कुदाल से लगा रहे हैं तो पौधों की गहराई या जिन पौधों की नर्सरी हमने तैयार की थी उनकी गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। क्योंकि मेंथा एक शाकीय फसल है, इसलिए इसकी अच्छी बढ़त के लिए खाद की पर्याप्त आवश्यकता होती है। जहां तक संभव हो केवल कार्बनिक खाद अथवा जैविक खाद का ही उपयोग किया जाना चाहिए तथा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालनी चाहिए। अच्छी फसल के लिए प्रति एकड़ 5 ट्राली गोबर खाद अथवा कंपोस्ट खाद अथवा उतनी ही पोटेंसी की जैविक खाद तैयार करके खेत में डाली जानी चाहिए। इसके उपरांत प्रत्येक कटाई के बाद एक ट्रॉली गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट खाद अथवा सड़ी हुई किसी दूसरी प्रकार की खाद खेत में डाले जाने की अनुशंसा की जाती है। मेंथा की खेती पर होने वाले व्यय में से अधिकांश व्यय इसकी निराई गुड़ाई पर होता है। यद्यपि अनेकों खरपतवार नाशक उपलब्ध हैं, परंतु यथासंभव इसकी निराई गुड़ाई हाथ से ही की जानी चाहिए। इस कार्य हेतु कुल्पा अथवा डोरा भी चलाया जाता है, जिससे खरपतवार का भी नाश होता है तथा भूमि में से हवा भी पास हो जाती है, जिससे पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। वैसे पहली बार निराई गुड़ाई तब की जानी चाहिए जब पौधे 35-40 दिन के हो जाएं। दूसरी बार तब निराई गुड़ाई की जानी चाहिए जब पहली कटाई हो जाए, यानी पहली कटाई के 10-15 दिन बाद दूसरी बार निराई गुड़ाई होनी चाहिए। उसके उपरांत तीसरी निराई गुड़ाई तब की जानी चाहिए जब पहली कटाई के बाद 30-35 दिन गुजर जाएं। जहां तक रासायनिक विधि से खरपतवारों को नियंत्रित करने का प्रश्न है तो प्रति एकड़ 250 ग्राम ऑक्सीफ्लोरान नामक खरपतवार नाशक को 8 से 12 किलोग्राम बालू में मिलाकर मेंथा की बिजाई से पूर्व खेत में छिड़कने से खरपतवार पर नियंत्रण हो सकता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु ग्लाइसिल नामक खरपतवार नाशक भी काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसके लिए 800 मिलीलीटर ग्लाइसिल को 80 लीटर पानी में मिलाकर खेत में बिजाई से पूर्व मिला देने से खरपतवारों तक पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। खरपतवार पर नियंत्रण हेतु पूर्व में आश्रित की गई मेंथा की शाख की मल्चिंग भी की जा सकती है। यह शाख मेंथा के पौधों के पास में बिछा दी जाती है। इससे खरपतवार पर तो नियंत्रण होता ही है, साथ में भूमि की नमी भी बनी रहती है, जिससे सिंचाइयों की भी कम आवश्यकता पड़ती है। मेंथा की बिजाई के लगभग 4 महीने के बाद इसके पौधों पर जामुनी रंग के फूल आने शुरू हो जाते हैं। जब खेत में लगभग 50% पौधों पर इस प्रकार के फूल आ जाएं, तो फसल काट ली जानी चाहिए। इस प्रकार के फूल आने की स्थिति पहली बार फसल की बिजाई के लगभग 120 दिन बाद आती है। इसी प्रकार पहली कटाई के लगभग 60-70 दिन बाद फसल पर पुनः फूल आते हैं, जिससे फसल की दूसरी कटाई ले ली जाती है। दूसरी कटाई के लगभग 60-70 दिन बाद पुनः फूल आने लगते हैं, जिससे फसल की तीसरी कटाई ले ली जाती है। इस प्रकार यदि विधिवत खेती की जाए तो एक वर्ष में मेंथा की 3 फसलें ली जा सकती हैं। कई क्षेत्रों में इसकी 2 फसलें भी ली जा रही हैं, तथा कई बार इसकी केवल एक ही फसल ली जाती है। फसल काटने से 5-6 दिन पूर्व खेत की सिंचाई बंद कर दी जानी चाहिए। फसल को तेज धार वाले हंसिये से भूमि से लगभग 4-5 सेंटीमीटर ऊपर से काटा जाना चाहिए, जिससे पौधे उखड़े नहीं। यह कटाई 10 बजे के बाद, प्रातः 10 बजे के बाद चमकती धूप में की जानी चाहिए, जिससे अच्छा चमकदार तेल प्राप्त होता है। वैसे सही समय पर फसल काट ली जाए तो सही मात्रा तथा अच्छी गुणवत्ता का तेल प्राप्त होता है, जो कि फूल आने के 10वें दिन तक बाद तक भी यदि किया जाए तो यह उपयुक्त रहता है। वैसे यदि इससे ज्यादा देर तक फसल ना काटी जाए, यानी फूल आने में अगर ज्यादा समय लग जाए, फूल आने के बाद में ज्यादा समय लग जाए, तो फसल ज्यादा मैच्योर हो जाए तो पत्तियां सूखकर झड़ने लगती हैं। इस प्रकार अतः सही समय पर ही फसल काट ली जानी चाहिए। कटाई के बाद कटी हुई शाख को छोटी छोटी ढेरियां बनाकर रहने दिया जाना चाहिए तथा काटने के लगभग 5-6 घंटे के बाद जब शाख थोड़ी मुरझा जाए तो इसको तेल निकालने हेतु प्लांट के ऊपर ले जाया जाता है।
प्राय फसल काटने से 3 दिन के अंदर अंदर तेल निकाल लिया जाना चाहिए, नहीं तो अगर यदि पौधे ज़्यादा सूख जाते हैं तो फिर तेल का ह्रास हो सकता है। तेल निकालने के लिए आसवन विधि अथवा डिस्टिलेशन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए शाक को डिस्टिलेशन प्लांट पर लाया जाता है। ये आसवन संयंत्र जो होते हैं इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। इसमें ये भाग जो है इसको डिस्टिलेटर बोलते हैं और इसमें पहले अपन एक नीचे तक यहाँ पर एक जाली रहती है जिसमें कि पानी भरा रहता है और ऊपर फिर अपन इसमें जो जिस चीज़ का तेल निकालना हो, जैसे मेंथा का तेल निकालना है या लेमन ग्रास का तेल निकालना है, वो भर देते हैं। उसके बाद में इसको नीचे से आग दी जाती है जिससे कि ये पानी उबलता है और पानी जब उबलता है तो पत्तों में से वो तेल अपने साथ खींचती है और वो तेल जो है वो ऐसे बाहर से इस आउटलेट से बाहर निकलता है और इसमें आता है। इसे कंडेंसर कहा जाता है, जिसमें कि ऊपर से ठंडा पानी बार बार आता रहता है और ये जो पानी इसमें से, क्योंकि भाप इधर से आ रही है तो ये पानी क्योंकि गर्म होगा, उसको ठंडा करने के लिए ऊपर से लगातार पानी आने की व्यवस्था होनी चाहिए। कंडेंसर में ये भाप ठंडी हो जाती है, इस भाप में तेल भी होता है और पानी भी, और फिर ठंडा होने के बाद ये इधर से बाहर निकलती है। तो इधर से बाहर निकलने के बाद में ये इस यंत्र में आती है, इस बर्तन में आती है, जिसे सेपरेटर कहा जाता है। इस सेपरेटर में ये तेल और पानी जो है वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि तेल जो है वो हल्का रहता है तो वो ऊपर तैरता रहता है और पानी नीचे बैठ जाता है। और जब अपने को इनको अलग अलग करना होता है तो इस तरह से इसको निकालकर यहाँ से एक बर्तन लगाकर हम इसको अलग यहाँ से कर लेते हैं। एक अच्छे डिस्टिलेशन प्लांट में मेंथा की एक बैच के शाक के आसवन में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं तथा इसमें लगभग 1 से 1.5 क्विंटल लकड़ी अथवा अन्य प्रकार के ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। ये डिस्टिलेशन प्लांट डीजल अथवा केरोसिन से भी चलाए जा सकते हैं। यद्यपि डिस्टिलेशन प्लांट्स 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत में भी लगाए जा सकते हैं, परंतु 1 टन क्षमता का एक अच्छा डिस्टिलेशन प्लांट जिसमें शाक को प्लांट में डालने तथा आश्रित की हुई शाक को बाहर निकालने के लिए चेन पुली की व्यवस्था हो, लगभग 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए की लागत में स्थापित किया जा सकता है। यूं तो विभिन्न क्षमताओं के डिस्टिलेशन प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, परंतु 1 टन क्षमता का प्लांट वर्ष भर में 40 से 50 एकड़ तक की मेंथा अथवा ऐसी ही अन्य घासों से तेल निकालने के लिए पर्याप्त रहता है। प्राय मेंथा की शाक की तुलना में निकलने वाले तेल की औसतन मात्रा 1% की होती है। प्राय तेल निकालने के उपरांत इसे प्लास्टिक के डिब्बों में भर लिया जाता है। यदि तेल का संग्रहण केवल 4-5 महीने के लिए ही किया जाना हो तो प्लास्टिक के डिब्बे इसका एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम होते हैं। ये डिब्बे ऐसे होने चाहिए जिनका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाए, परंतु यदि तेल का संग्रहण ज़्यादा अवधि के लिए किया जाना हो तो फिर तेल को एल्यूमिनियम अथवा जीआई के ड्रमों अथवा कंटेनर्स में रखा जाना उपयुक्त रहता है। जीआई ड्रमों में भरकर यदि मेंथा के तेल को सामान्य रूम टेम्परेचर पर अंधेरे कमरे में 2 साल तक भी रखा जाए तो तेल की गुणवत्ता अथवा मात्रा में किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता। आसवन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरांत जिस शाक में से तेल निकाला जा चुका हो उसे चेन पुली की सहायता से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार की आश्रित की जा चुकी घास मुख्यतया 3 उपयोगों में लाई जा सकती है। अधिकांश किसान इसको 3-4 रोज तक धूप में पड़े रहने देने के उपरांत इसे सुखाकर इसे आसवन संयंत्र को चलाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इसे ढेर के रूप में रख देने पर इसकी खाद भी काफ़ी अच्छी बनती है तथा यह खाद विभिन्न फसलों के लिए
आवश्यक समस्त पोषक तत्वों से भरपूर होती है। हालांकि अधिकांश किसान इसे खुले में ढेर के रूप में ही पड़ा रहने देते हैं, परंतु यदि इसे गड्ढे में डालकर अच्छी प्रकार नॉडेप विधि से गला करके तैयार किया जाए तो इस खाद की गुणवत्ता और भी उत्कृष्ट श्रेणी की होगी। आश्रित की हुई शाक का तीसरा उपयोग मल्चिंग के लिए है, जिसके लिए इस शाक को विभिन्न पौधों जैसे मेंथा, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला आदि के नीचे बिछा दिया जाता है। इससे एक तो पौधों को अच्छी खाद मिल जाती है, दूसरे इससे खरपतवार भी नहीं बढ़ पाते तथा तीसरे इससे खेत की नमी भी ज्यादा दिनों तक बरकरार रहती है, जिससे फसल को दी जाने वाली सिंचाइयों की संख्या में भी कटौती हो जाती है तथा सिंचाइयों पर होने वाली खर्च में कमी की जा सकती है। जहां तक अन्य अंतर्वर्तीय फसलों का प्रश्न है तो मेंथा की खेती पपीता, पॉपुलर, आंवला आदि पौधों के बीच सफलतापूर्वक ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसके बीच बीच कालमेघ तथा ऐसी अन्य औषधीय फसलें भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। जब मेंथा के पौधे छोटे हों तो इनके बीच में धनिया आदि उगाकर भी अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। जहां तक मेंथा के तेल की बिक्री का प्रश्न है तो इसके कई माध्यम हैं। एक तो यह सीधे उन उपयोगकर्ताओं को बेचा जा सकता है जो अपने उत्पादों के निर्माण में सीधे मेंथा के तेल का ही उपयोग करते हैं। दूसरे, यह विभिन्न ट्रेडर्स के माध्यम से भी बेचा जा सकता है। यद्यपि मेंथा के प्रमुख ट्रेडर्स दिल्ली, मुंबई तथा उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों जैसे बाराबंकी, बरेली, चंदौसी, रामपुर आदि में स्थित हैं, परंतु इनके साथ साथ अन्य बड़े शहरों में भी इसके डीलर्स कार्यरत हैं जो किसानों से सीधे तेल खरीद लेते हैं। तेल की बिक्री का तीसरा माध्यम है वे इकाइयां जो मेंथा के तेल को आगे प्रोसेस करके इससे मेंथा फ्लेक्स तथा क्रिस्टल्स आदि बनाती हैं। ये इकाइयां भी किसानों से सीधे तेल खरीदती हैं, अतः किसान इन्हें भी अपना तेल बेच सकते हैं। मेंथा के तेल को आगे प्रोसेस करके इससे फ्लेक्स तथा क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। फ्लेक्स तथा क्रिस्टल्स बनाने से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, जिससे इसका बाजार भी बढ़ जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ऐसी लगभग 300 इकाइयां कार्यरत हैं जो मेंथा ऑयल को आगे प्रोसेस करके इनसे फ्लेक्स तथा क्रिस्टल्स बना रही हैं। दिल्ली तथा पंजाब में भी ऐसी काफी इकाइयां कार्यरत हैं। महाराष्ट्र, बिहार तथा मध्य प्रदेश में भी काफी संख्या में ऐसी इकाइयां धीरे धीरे स्थापित हो रही हैं। मेंथा ऑयल से फ्लेक्स तथा क्रिस्टल्स बनाने वाली इकाइयों की उत्पादन प्रक्रिया तथा इस क्षेत्र में संभावनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु हम मिलते हैं श्री रत्न प्रकाश जैन से, जो पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से भोपाल में प्रकाश एग्रोकेम के नाम से मेंथा फ्लेक्स तथा क्रिस्टल्स बनाने की इकाई सफलतापूर्वक चला रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख इकाई प्रकाश एग्रोकेम जो कि भोपाल शहर में महाराणा प्रताप स्थित है, पिछले 1.25 साल से ये मेंथॉल के फ्लेक्स और क्रिस्टल्स का कार्य कर रहे हैं। इनकी अपनी मेंथा की खेती भी है, ये तेल भी उत्पादित करते हैं, परंतु अभी जो हम इनसे परिचय आपसे करवाएंगे वो मुख्य रूप से इनकी इस इकाई से संबंधित है जो ये मेंथा से हाई वैल्यू एडेड उत्पाद बना रहे हैं। और क्योंकि किसानों को इससे काफी मदद मिलती है और ये इस प्रकार के किसानों की जो कि एक अच्छा मेंथा का अच्छी क्वालिटी का तेल उत्पादित करते हैं उनके लिए एक अच्छा संभावित मार्केट है। तो मैं श्री रत्न प्रकाश जैन जी से आपका परिचय करवाऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे ये बताएं कि ये जो इकाई इन्होंने स्थापित की है इसमें किस किस प्रकार के मेंथा को प्रोसेस करके उत्पाद बना रहे हैं। मेरा नाम रत्न प्रकाश जैन है। मैंने कोई 1 से 1.5 वर्ष पहले जो है मेंथॉल का काम चालू किया था।
दैनिक भास्कर में उद्यमिता विकास का ऐड देख के औषधीय पौधों की खेती का देख के मैं ज्वाइन किया कैंप को। मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट लगा, वहाँ कुछ नई चीज़ करने को मिली, देखने को मिली, सीखने को मिली। उसमें मैंने मेंथॉल को ही पसंद किया इस यूनिट को लगाने का, जिसमें मेरी श्री जड़ियाल साहब के मार्गदर्शन में काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को और करने को मिला, काफ़ी मदद मिली। और मैं अभी 8-10 एकड़ में पिछले 2 बरस से खेती भी कर रहा हूँ मेंथॉल की। तो पहले हम लोग जो तेल निकालते हैं उस तेल को यहाँ पे फैक्ट्री में लेके आते हैं, उसकी प्रोसेस में आपको हेलो ये आप जीआई के ड्रम्स जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग खेत से निकला हुआ ऑयल जो रहता है मेंथॉल का वो लेके आते हैं। फिर ये पंप के द्वारा जो है इसको बॉयलर में ले जाते हैं हम लोग। ये बॉयलर देख रहे हैं वहाँ पे जो मैंने बताया था, पंप द्वारा हम इसमें बॉयलर में ऑयल को लाते हैं और इस ऑयल से ये पाइप देख रहे हैं इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच में लेके आते हैं फिल्टर करने के लिए। इसके द्वारा हम लोग छानते हैं इसको तेल को, और छानने के बाद इसको ये एल्युमिनियम के डब्बे में भरते हैं फिर हम लोग इसको ऑयल को। और भरने के बाद ये मशीन जो है फ्लैग बनाने की, ये फ्लैग बनाने की मशीन में हम लोग ये डब्बों को रखते हैं। करीब इसमें 100 डब्बे आते हैं और 1 टन के करीब इसमें तेल आता है। ये 3 दिन के अंदर हम इसको -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को ले जाते हैं माइनस में, और 3 दिन के बाद हमको फ्लैग तैयार मिल जाता है। फिर वापस ये डब्बों को निकाल के हम लोग ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच में डालते हैं, और इसके अंदर जो ऑयल रहता है करीब 30% वो डीएमओ कहलाता है, जो अलग हो जाता है और फ्लैग तैयार हो जाता है। उस फ्लैग को फिर हम जो है दोबारा से प्रोसेस में डालते हैं। ये फ्लैग के ये बोल्ट बनाने की मशीन है। फ्लैक्स को हम लोग ये कंटेनर में रख के 20 दिन के लिए रखते हैं इसमें, और टेम्परेचर को डाउन करते करते 20 डिग्री तक ले आते हैं टेम्परेचर, और 20 दिन बाद जो है अपने को ये बोल्ट तैयार मिल जाता है, जो देख रहे हैं आप ऐसे। ये 16 कैन आता है इसके अंदर, 700 kg की कैपेसिटी होती है। ये बोल्ट को फिर अपन सेंट्रीफ्यूगल स्विच में डालते हैं, जिसके से इसके अंदर जो ऑयल रहता है और फ्लैग बचा हुआ रहता है वो बाहर हो जाता है, और फिर अपन जो है इसको इस प्रकार से इसको छानते हैं। छानने के बाद जो है आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से अपने को बोल्ट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बोल्ट कहलाता है, जिसकी डिमांड जो है बॉम्बे, हैदराबाद और काफ़ी जगह पर है। ये आप साइजेस देख रहे हैं, ये बोल्ट का साइज, ये मतलब बहुत उच्च क्वालिटी का क्रिस्टल्स है, जिसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा रहती है हमेशा। बोल्ट को हम ये 25-25 किलो की पैकिंग में तौल के रखते हैं, और तौलने के बाद जो है उसको पॉलीथीन के अंदर रख के ये इस प्रकार से डब्बों में पैक करते 25 किलो की पैकिंग में, क्योंकि क्रिस्टल जो है 25 kg की पैकिंग में ही मांगा जाता है। इकाइयाँ जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है और सभी बड़े शहरों में ये डाली जा सकती, क्योंकि मेंथॉल जो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, और इसके लिए कोई उद्यमी बंधु चाहे तो हमसे आकर मदद ले सकते हैं। उनको जिस तरीके की भी मदद चाहिए मशीन वगैरह के लिए, कच्चे माल के लिए या बने हुए माल को बेचने के लिए, वो उसके लिए जो है हम लोग मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और फ्लैग बनाने के लिए हमको तेल की भी ज़रूरत पड़ती है, और किसान बंधु कोई चाहे तेल बेचने के लिए तो वो भी हम लोग मार्केट रेट पे ले सकते हैं, अगर तेल है उनके पास तो। मंथली हाँ, और मंथली हम लोगों को करीब 700 से 800 किलो जो तेल है फ्लैग बनाने के लिए वो लगता है हर महीने पे। प्राय 1 एकड़ में 3 कटाइयों में लगभग 100 किलोग्राम मेंथा का तेल
किसान को प्राप्त होता है, जिसकी बिक्री दर 300 रुपया प्रति किलोग्राम भी मानी जाए तो इससे प्रति वर्ष प्रति एकड़ लगभग 30,000 रुपये की आय किसान को होती है। इस फसल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे पशुओं अथवा जानवरों से कोई विशेष नुकसान नहीं होता। इसके अतिरिक्त इसे बेचने में भी कोई परेशानी नहीं है तथा पहले वर्ष को छोड़कर आगे के सालों में किसान को बीज पर भी कोई खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि बीज किसान के अपने खेत से ही तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ यदि मेंथा का तेल निकालने की इकाई किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाए तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजना के अंतर्गत किसान को इस पर बिक्री कर भी नहीं देना पड़ता तथा उसे 100% विक्रय कर से भी छूट प्राप्त करने की पात्रता होती है। इस प्रकार किसान भाई मेंथा की खेती करके परंपरागत फसलों की अपेक्षा काफी अधिक लाभ कमा सकते हैं तथा अपना भविष्य संवार सकते हैं। लेमन ग्रास अथवा नींबू घास लगभग 3 से 3.5 फीट ऊंचा घास वर्ग का एक बहुवर्षीय पौधा होता है, जिसके पत्तों को आश्रित करके एक सुगंधीय तेल उत्पादित किया जाता है। इस तेल में सिट्रल नाम का एक अवयव पाया जाता है, जिसके अनेकों सुगंधीय एवं औषधीय उपयोग हैं। मुख्यतया इसके तेल एवं अन्य उत्पादों का उपयोग विभिन्न नहाने के साबुनों एवं डिटर्जेंट्स, सौंदर्य प्रसाधनों, अगरबत्तियों तथा इत्रों आदि में किया जाता है। इसके साथ साथ इससे विटामिन ए भी बनाया जाता है। लेमन ग्रास के पत्तों को चाय में डालकर पीने से चाय का फ्लेवर अत्यधिक बढ़ जाता है तथा इसमें औषधीय गुण भी आ जाते हैं, जिससे इसका उपयोग हर्बल टी बनाने हेतु भी किया जाता है। वर्तमान में लेमन ग्रास ऑयल की देशीय बाजार में काफ़ी अधिक मांग होने के साथ साथ यह भारत से निर्यात भी किया जाता है। औषधीय दृष्टि से इतने अधिक उपयोगी तथा इतने अधिक व्यावसायिक महत्व के पौधे लेमन ग्रास की खेती करना प्रत्येक दृष्टि से काफ़ी अधिक लाभकारी है। लेमन ग्रास अथवा नींबू घास का उद्गम स्थान भारत ही माना जाता है। वैसे एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका महाद्वीप के ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में यह जंगली रूप में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यद्यपि भारतीय लोग इस पौधे तथा इसके तेल के उपयोगों से काफ़ी पहले से परिचित थे, परंतु हमारे देश में इसकी खेती लगभग 90 वर्ष पूर्व केरल राज्य में प्रारंभ हो चुकी थी। वर्तमान में हमारे देश में इसकी खेती केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक की जा रही है। इन प्रदेशों के साथ साथ राजस्थान, उड़ीसा, बिहार तथा गुजरात आदि राज्यों में भी इसकी खेती की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। नींबू घास की खेती तथा इसकी वृद्धि के लिए गर्म तथा समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। गर्म तथा आर्द्र जलवायु, पर्याप्त धूप तथा पूरे वर्ष समान रूप से सुवितरित 250 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए आदर्श माने जाते हैं। यद्यपि यदि किसी क्षेत्र विशेष में पर्याप्त वर्षा पड़ती हो तथा इसकी खेती के लिए वहां सिंचाई के पर्याप्त साधन विद्यमान हो तो यह इसकी खेती के लिए अति उत्तम होगा, परंतु कम वर्षा वाले क्षेत्रों, ढालू जमीनों तथा वीरानी तथा असिंचित फसल के रूप में भी लेमन ग्रास की खेती की जा सकती है। जहां तक इसकी खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का प्रश्न है तो यूं तो इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु हल्की कपासिया मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी तथा पीली मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यदि भूमि समतल हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा,
परंतु ऊंची नीची जमीनों पर भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। नींबू घास की खेती दोनों प्रकार से की जा सकती है, बीज बोकर भी तथा स्लिप से भी। वैसे इसकी बिजाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि इसे स्लिप से लगाना ही होता है, क्योंकि स्लिप से लगाने पर पौधों की वृद्धि अपेक्षाकृत जल्दी होती है। इसके लिए लेमन ग्रास के ऐसे पौधों को उखाड़ लिया जाता है जो कम से कम 6 माह पुराने हों। इन पौधों को उखाड़ने के उपरांत स्लिप के ऊपर के पत्तों तथा नीचे की लंबी जड़ों को काटकर इसकी स्लिप्स अलग अलग कर ली जाती हैं। इस प्रकार लेमन ग्रास को लगाने के लिए बीज तैयार हो जाते हैं। प्राय 8 से 10 महीने पुराने पौधों से 15 से 20 तक स्लिप्स प्राप्त हो जाती हैं। लेमन ग्रास की फसल को प्राय 5 वर्ष की फसल के रूप में उगाया जाता है तथा एक बार लगा देने के उपरांत यह 5 साल तक अच्छी फसल देती है। क्योंकि यह फसल 5 वर्ष की अवधि के लिए उगाई जाना होती है, अतः पौधों को खेत में लगाने से पूर्व खेत की अच्छी प्रकार जुताई करना आवश्यक होता है। खेत की तैयारी करने के उपरांत प्रति एकड़ 5 ट्रॉली गोबर की खाद मिलाए जाने की संतुति की जाती है। यूं तो लेमन ग्रास की स्लिप सीधे प्लेन खेत में भी लगाई जा सकती है, परंतु यह देखा गया है कि इन्हें मेड़ों पर लगाने के अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अतः खेत की तैयारी के उपरांत इन पौधों को प्लेन खेत अथवा मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपाई कर दी जाती है। यूं तो लेमन ग्रास को कभी भी लगाया जा सकता है, परंतु इसे लगाने का सर्वाधिक उपयुक्त समय फरवरी मार्च का अथवा जुलाई अगस्त का रहता है। इसे लगाते समय प्राय पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी 2 बाय 2 फीट रखी जाती है। इस प्रकार 1 एकड़ में लगाने के लिए लगभग 15,000 से 20,000 स्लिप्स की जरूरत पड़ती है। लेमन ग्रास की खेती में स्लिप पर होने वाले प्रारंभिक खर्च में भी कटौती की जा सकती है। इसके लिए प्रारंभ में थोड़े से क्षेत्र में इसकी स्लिप लगाकर उन्हें तैयार किया जा सकता है। लगभग 6 माह के बाद जब ये स्लिप्स 10 से 15 गुना बढ़ जाएं, तो इन्हें अलग अलग करके बड़े खेत में भी लगाया जा सकता है। विभिन्न शोध संस्थाओं द्वारा लेमन ग्रास की कई किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं सुगंधी, प्रगति, प्रमाण, कावेरी, कृष्णा, RRL 16 तथा CKP 25। लेमन ग्रास की बिजाई करने के कुछ समय के उपरांत इसके पौधे अथवा लगाई गई स्लिप्स सूख जाती हैं, जिससे यह लगने लगता है कि पौधा पूर्णतः मर गया है। परंतु इसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक स्वाभाविक स्थिति है तथा शीघ्र ही ये पौधे हरे होना शुरू हो जाते हैं। लगाने के लगभग 2 माह के बाद एक बार खेत की निराई गुड़ाई की जाना आवश्यक होती है। वैसे खरपतवारों से सुरक्षा के लिए पूर्व में आश्रित किए गए मेंथा अथवा लेमन ग्रास की पुवाल भी बिछाई जा सकती है, जिससे खरपतवार से तो सुरक्षा होती ही है, भूमि को खाद भी अच्छी मिल जाती है तथा भूमि की नमी भी बनी रहती है, जिससे सिंचाई पर भी कम लागत आती है। लगाने के 6 माह के बाद लेमन ग्रास के पौधे लगभग 2.5 से 3 फीट ऊंचे हो जाते हैं तथा इनमें से कुछ पौधों पर बाली अथवा फूल आने लगती है तथा पौधों का रंग काफी गहरा हरा हो जाता है। जब यह स्थिति आ जाए तो इन पौधों की कटाई कर ली जानी चाहिए। कटाई प्राय जमीन से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर से की जानी चाहिए। इसी बीच प्राय 10 से 15 दिन में एक बार पानी देने की आवश्यकता खेत में होती है। कटाई के उपरांत इस घास के पूले बनाकर इसे कुछ देर के लिए सूखने के लिए खेत में ही खड़ा करके रख दिया जाता है। जब यह घास थोड़ी सूख जाए तो इसका तेल निकाल लिया जाना चाहिए। एक बार काट लेने के उपरांत लेमन ग्रास के पौधे काफी तेजी से बढ़ते हैं। लेमन ग्रास के संदर्भ में प्राय पहली कटाई में काफी कम शाक तथा तेल का उत्पादन होता है, जो कि उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। यद्यपि पहली कटाई इसके लगाने के 6 माह के उपरांत की जाती है, आगे की कटाइयां प्रत्येक 60 से 70 दिन में आ जाती हैं। इस प्रकार लगाने के प्रथम वर्ष में प्राय 3-4 कटाइयां तथा आगे प्रतिवर्ष औसतन 5 कटाइयां लेमन ग्रास की खेती से ली जा सकती हैं। घास को काटने के उपरांत इसका बाष्प आसवन विधि से तेल निकाला जाता है। यह तेल उसी प्रकार निकाला जाता है जैसे मेंथा के पत्तों से। इसके एक बैच का तेल निकालने की प्रक्रिया लगभग 3 से 4 घंटे में संपूर्ण हो जाती है तथा प्राय शाक की तुलना में 0.4% से लेकर 1% तक
तेल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रथम वर्ष में प्रति एकड़ लगभग 50 से 60 किलोग्राम तथा आगे के वर्षों में प्रति वर्ष प्रति एकड़ 100 किलोग्राम तक तेल प्राप्त हो सकता है। लेमन ग्रास के तेल के भंडारण के लिए एल्यूमिनियम अथवा जीआई के कंटेनर्स का उपयोग किया जाना उपयुक्त रहता है। खुले खेत में लगाने के साथ साथ लेमन ग्रास की खेती कई बड़े पौधों जैसे पपीता, आंवला, यूकेलिप्टस, पॉपुलर तथा छोटे आम के पौधों के बीच में भी की जा सकती है, जिससे अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार लेमन ग्रास की खेती एक लाभकारी खेती है, विशेष रूप से इसलिए भी क्योंकि इसे बार बार लगाना नहीं पड़ता, इसमें खरपतवार की कोई विशेष समस्या नहीं होती, इसमें कोई विशेष बीमारी नहीं होती तथा इसकी बिक्री भी काफ़ी आसान है। इसके अतिरिक्त इसे ज़्यादा लवणीय ज़मीनों में भी उगाया जा सकता है तथा कम उपजाऊ ज़मीनों में भी। अतः किसान भाई लेमन ग्रास की खेती अपनाकर अपने लिए समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। ग्राम मंगल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ग्राम मंगल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी भेंट कुछ ऐसे प्रगतिशील किसानों से करवाते हैं जो कि कुछ नया कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं, परंपरागत फसलों की से भी अच्छा लाभ ले रहे हैं और कुछ नई फसलें भी कर रहे हैं। तो इसे ही एक किसान हैं, हमारे साथी हैं 3 किसान, श्री कृपाल सिंह राजपूत, श्री मिश्रीलाल राजपूत और श्री रणधीर सिंह परमार। ये ग्राम खजूरी कलां के रहने वाले हैं और इन्होंने औषधीय पौधों के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। ये पिछले 3 साल से इस तरह के पौधों की खेती कर रहे हैं और प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अभी अभी इनको ये एक जो लेमन ग्रास जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे उसका इनको एक फ्रांस से काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर मिला है इसको सप्लाई करने का, जो कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है। तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम हमारे किसान भाई श्री मिश्रीलाल राजपूत जी से। नमस्कार मिश्रीलाल जी, आप किन किन पौधों की खेती करते हैं? लेमन ग्रास, मेंथा, सिट्रोनेला, सफ़ेद मूसली, कौच, कालमेघ एवं मुस्कदाना। करीब करीब कितने एरिया में आप इसकी इन सब पौधों की मिला के खेती कर रहे हैं? अभी बर्तन मार्केटिंग का काम देखते हैं, प्रोसेसिंग का काम देखते हैं, क्या काम देखते हैं? हम लोग तो सभी काम देखते हैं, मतलब कटाई का भी कैसे हो रही है, अधिकांशता तो मजदूरों से और करवाते हैं, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता है खेती में कैसा काट रहे हैं, कैसा लगा रहे हैं, ये सब बताना पड़ता है खेत पे रह के। ठीक है। रणधीर सिंह जी, ये बताइए, ये जो लेमन ग्रास जिसको अपन बात करते हैं ये किस काम में आती है? ये जो घास जिसको अपन बात कर रहे हैं ये किस काम में आती है? सर, ये लेमन ग्रास अपने जितने भी नींबू युक्त साबुन जो आते हैं, नींबू युक्त, और इसके क्या क्या उपयोग है? और सर जैसे अपना नींबू जहाँ पे मतलब यूज आता है, इसमें विटामिन सी और ये पाई जाती है, तो उस जगह ये भी यूज आता है। अच्छा, कृपाल जी आप भी कुछ बताएंगे इसके और उपयोगों के बारे में? हाँ सर, इसको अपन अभी जैसा कि हमारे मित्र रणधीर सिंह ने बताया है, जितने भी कॉस्मेटिक आ रहे हैं नींबू युक्त, सभी में जो है लेमन ग्रास का ही ऑयल आ रहा है। विटामिन ए बनाई जाती है, नींबू में जो सिट्रल पाया जाता है वही इस लेमन ग्रास पे भी सिट्रल पाया जाता है। तो अनेक दवाइयाँ भी बनाते हैं और काफ़ी मतलब चीज़ों में ये आ रहा है। बहुत समय पहले से जो लोग इसका उपयोग किया करते थे वो इसकी चाय बनाया करते थे जी। आपको मालूम है कि जैसे महाराष्ट्र वगैरह एरिया में इसको गेवती चाय के नाम से लोग जानते हैं। काफ़ी नामों से जानते हैं सर इसको, लेमन टी के नाम से भी ये चाय पत्ती में आ रही है। दूसरा गोवती चाय भी बोलते हैं इसको, नींबू घास भी बोलते हैं। और तो अभी जो आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो किस काम के लिए कर रहे हैं? उसको जो विदेश में जाएगा उसका क्या उपयोग करेंगे? इसका मुख्य रूप से चाय पत्ती में आएगा। चाय पत्ती में हर्बल टी जिसको अपन बोलते हैं, लेमन टी बोलते हैं, उसके लिए उसका उपयोग करेंगे। जी। अच्छा, इसका लगाने का जो समय है ये क्या कितने साल की फसल है, उसको कैसे लगाते हैं जरा मिश्रीलाल जी आप बताएंगे? ये जनवरी, फरवरी और जुलाई, अगस्त, सितंबर में लगाई जाती है। अच्छा, और कितने साल की फसल है ये? ये लगभग 1 साल की फसल है। 1 साल की फसल जी।
नहीं, अगर एक साल में जैसे इसको काटते हैं अपन, जी। और कई बार क्या करते हैं, इसको अपन लगी रहने देते हैं। हाँ, तो और ये बार-बार वैसे इसकी कटाई 5 साल लेते तक चलती है, मतलब बार बार ऐसे पहली कटाई तो 5 महीने में आती है, लेकिन इसके बाद में हर 2-2.5 महीने में कटाइयाँ होती रहती है और 5 साल तक कटाइयाँ रेगुलर देती रहती तो इस है। तरह से 5 साल तक की फसल हुई, जी। मतलब एक बार लगाने के बाद हाँ, ये 5 साल तक चल सकती जी। है। इसको जो लगाने का तरीका है, जो ये नींबू घास की जो बात करते हैं अपन, लेमन ग्रास, इसको लगाने का तरीका क्या है, कैसे लगाते हैं? इसको स्लिपों से लगाया जाता है। जैसे ये पौधा है, इसको पूरे को उखाड़ लेते हैं। मैं अभी एक स्लिप निकाल के आपको बता रहा हूँ। ये स्लिपें हैं इसकी, इसको फिर अलग अलग की जाती है। जैसे कि ये एक स्लिप है तो ये एक पौधा बन जाता है, एक इसका बीज बन जाएगा। हाँ, जैसे टमाटर बैगन का रोप अपन लगाते हैं, वैसे इसको 2 बाई 2 फीट की दूरी से अपन खेत में रोपित करते हैं। अच्छा, और पहली अगर लगाने के बाद में इसकी पहली फसल कब आती है? ये 5 महीने में पहली कटाई आ जाती है। 5 महीने में पहली कटाई, पहली बार मतलब इसको 5 महीने में काट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आगे की कटाइयाँ? आगे की कटाइयाँ 2-2.5 महीने में, हर 2-2.5 महीने में कटाई होती रहती है। तो इस तरह एक साल में कितनी बार कटाइयाँ ले लेंगे? पहले साल में लगभग 4 कटाइयाँ आती है, फिर इसके बाद के सालों में 5-6 कटाइयाँ मिलती रहती हैं। अच्छा, और एक साल में अगर अपन बात करें, जैसे शुरू में जब अपन लगाते हैं तो कम अपने को उत्पादन मिलता है, परंतु आगे की कटाइयों में अपन जैसे बात करें या पूरे साल का एवरेज लें तो एक पौधे से जो मतलब 1 एकड़ की अगर बात करें अपन, तो 1 एकड़ से करीब करीब अपने को कितना इसका उत्पादन प्राप्त होता है, बताएंगे आप रणधीर सिंह जी? जी सर, 1 एकड़ का सर उत्पादन साल भर का अपने मिलता है, करीब 60 से 80 केजी ऑयल मिलता है। 60 से 80 केजी? जी सर। अच्छा, और ये कितने साल तक मिलता रहेगा 60 से 70 के 80 केजी ऑयल? जी सर, पहली साल अपने 60 से 80 केजी मिलेगा, दूसरी साल इसमें बढ़ जाएगा, करीब 100 से 120 केजी के ऑयल मिलेगा अपने। अच्छा, दूसरी साल। अच्छा, और इसका क्या अप्रोक्सीमेट रेट क्या है बाजार में? इसका 550 से लेकर 700-800 रुपए तक रेट आ जाता है सर। तो 1 एकड़ में अगर अपन अनुमानित बोलें तो इसमें कितना अपने को प्रॉफिट मिल सकता है? फर्स्ट साल में सर अनुमानित अपन लगाएं तो 80 केजी यदि ऑयल आता है तो अपन उसका 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट निकाल करके अपने को करीब 25,000 रुपये फर्स्ट साल में बच जाता है। यदि 500 रुपये ही रेट मिलता है अपने को तो, और अधिक रेट मिलता है तो फिर उसी हिसाब से अपने को नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। अच्छा, इस फसल के और क्या क्या फायदे हैं? क्या इसको जानवर खाते हैं, इसमें घास होता है, या इसमें और क्या क्या परेशानियां बीमारियां होती हैं, इसके बारे में? जी, इसमें जानवर तो कोई नहीं खाता है, वैसे गर्मियों के टाइम में हरियाली देख करके, क्योंकि जितनी धूप और पानी इसको मिलेगा उतनी ही अधिक इसमें हरियाली आएगी, और जानवर देख करके ललक करते हैं खाने के लिए, लेकिन आकर के 1-2 मुँह मारेंगे और इसके बाद में निकल देते हैं, उसको खाते नहीं हैं। दूसरा, 5 साल की क्रॉप है तो इसमें खरपतवार ऑटोमेटिकली नहीं होने देती है, क्योंकि इसकी बढ़ने की क्षमता ये है कि करीब 12 घंटे में 1 इंच बढ़ जाती है कटिंग करने के बाद में, तो खरपतवार भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो पहली बार अपने को जब स्लिप्स लगाते हैं उसी टाइम पे जो है 2 निदाई की अपने को आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में तो ये है कि हर साल अपन अपनी इच्छा अनुसार यदि चाहें तो गोबर खाद डाल करके इसमें, और या तो नागर निकाल दें, हमारे यहाँ जो है इसको हल बोलते हैं, या फिर निदाई गुड़ाई करवा दें तो उससे और अच्छी बढ़िया ग्रोथ आती है और अपना उत्पादन बढ़ेगा उस हिसाब से। और इसमें कोई खास बीमारियां होती हों तो वो इसके बारे में बताएं। नहीं सर, ऐसी तो कोई भी खास बीमारियां नहीं होती है इसमें, ना ही कोई रोग लगता है, ये खुद इससे दवाइयाँ बनती है, तो इसमें रोग लगने वाली तो कोई भी बात नहीं है। अच्छा, अभी जो आप इसका एक्सपोर्ट का आपको ऑर्डर मिला वो कहाँ से मिला है और कितना मिला है करीब, ये बताएंगे जरा? जी, अभी जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है, अभी हम लोग 6 टन ग्रास सूखी हुई भेज रहे हैं। इसके बाद में हर 3 महीने बाद में हमें करीब ये मान के चलिए 20-25 टन के हिसाब से हम लोगों को 4 ट्रक मतलब हर महीने, हाँ, हर 3 महीने के बाद में जाने का ऑर्डर है। अच्छा, ये जो आपने जो ये अलग अलग जड़ी बूटियों की खेती की है, तो पहले आप इससे पहले तो खेती गेहूं सोयाबीन वगैरह की करते होंगे, तो ये कैसे आपको आपके दिमाग में आया कि इस चीज़ की खेती करनी चाहिए? ये दिमाग में उद्यमिता विकास केंद्र से ही हम लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, वहीं से ट्रेनिंग ली। इसके बाद में हम लोगों ने ये खेती चालू की और अभी हम लोग सफलतापूर्वक ये खेती कर रहे हैं। अच्छा, ये टोटल जितनी भी फसलें आपने लगाई, शुरुआत में तो थोड़े से लगाई होंगी, तो कितने साल हो गए आपको टोटल में अगर अपन देखें तो कितने साल हो गए इसको काम को करते हुए? ये सर 3 साल हो गए हम लोगों को इस काम करते हुए। ये शुरू में हमने 2 एकड़ से खेती चालू की थी मेंथा से, और 2 एकड़ मेंथा, 1 एकड़ लेमन ग्रास, इन चीज़ों से हमने चालू की थी। तो अभी हमारा ये 3 साल में इसको बढ़ा के हमने 54 एकड़ में किया है। अच्छा, और इसका तेल जो ये मतलब जो पौधे हैं इसका किस तरीके से अपन उपयोग कैसे करते हैं? जैसे इसको काट लिया आपने, उसके बाद फिर इसका तेल निकालते हैं। अच्छा, और तेल कैसे निकालते हैं? तेल अगर इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद में सर्दियों में तो यह है कि यदि 2 रोज भी ये डली रहे धूप में
तो ये उतनी ज़्यादा नहीं सूखती है, लेकिन इसको सुखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो नमी होती है पत्तियों में, वो हल्की सी नमी जो है दूर हो जाती है। तो उससे डिस्टिलेशन में जब करते हैं इसका, तो ये फ़ायदा रहता है। एक तो ऑयल में बहुत अच्छी चमक आती है, दूसरी ऑयल परसेंटेज बढ़ता है, तीसरी बात यह है कि ऑयल जो है बहुत जल्दी निकलता है। यदि तुरंत अपन गिलास को डाल देते हैं तो करीब 6 घंटे लग जाएंगे उसी गिलास में निकालने में, जिसमें अपना टाइम भी वेस्ट होगा, ईंधन भी, और सभी खर्च बढ़ जाते हैं। तो सुखाने से अपने को ये फ़ायदा हो जाता है कि करीब 3 से 4 घंटे में अपन एक चार्ज निकाल लेते हैं। अच्छा, और जो इसका तेल निकालने की जो मशीन है वो कितने के करीब की आती है और किस तरह के किसान उसको लगा सकते हैं? सर वर्तमान स्थिति में जैसे मशीन जो अपनी 1 टन से लेके हाफ टन से लेके तो ये 2 टन 3 टन तक की भी बन सकती है। कम से कम मतलब ये साधारण सी जो है 35,000 रुपये तक की बनेगी, और इससे ऊपर अपन जैसे भी चाहेंगे वैसे ये 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक की कीमत में बन जाती है सर, मशीन बन जाती है जी। अच्छा, और उस जो मशीन अपन बात करते हैं उससे और भी किसी चीज़ का तेल निकाला जा सकता है? जी, इससे सिट्रोनेला, मेंथा, लेमन ग्रास, पचोली, दवाना, यूकोलिप्टिस और अन्य ऐसी एसेंशियल ऑयल वाली ग्रासेस का तेल निकाला जा सकता है। अच्छा, ये आपका जो क्षेत्र है ये तो थोड़ा अच्छा है, मतलब अच्छा उपजाऊ क्षेत्र है। क्या यही फसलें मध्य प्रदेश में और जगह पर भी हो रही हैं या और भी जगह पे हो सकती हैं? हाँ, अभी वर्तमान में जैसे बैतूल है, होशंगाबाद है, इंदौर है, उज्जैन है और कई जगह पे अभी शुरुआत हुई है, जैसे कि धार में अभी प्लांट लगने वाला है। बाकी लेमन ग्रास तो बंजर भूमि पे भी लगाकर अपन उत्पादन वार्षिक आय मतलब प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्षा ऋतु में ले सकते हैं जहाँ पानी की सुविधा ना हो। मेरे हिसाब से ऐसा मेरा जो अनुमान है कि मध्य प्रदेश में करीब करीब हर जिले में इसकी खेती प्रारंभ हो गई है, और डिस्टिलेशन प्लांट जो आसपास संयंत्र की बात करते हैं वो भी करीब करीब हर जिले में प्रारंभ हो रहा है। और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में भी ये क्या काम किया जा सकता है? जी हाँ सर, हर एक ज़िले में काम किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा अभी जहाँ जहाँ भी खेती इसकी चालू हुई है सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं कृषक। अच्छा, थोड़ी सी मार्केटिंग के बारे में बताएं इसकी, कि मार्केटिंग में कोई जैसे मेंथा की है या लेमन ग्रास की है, इसकी मार्केटिंग में कोई परेशानी है या कहाँ बेचना पड़ता है, ये थोड़ा सा बताएं। जी हाँ सर, भोपाल में ही इसका बहुत अच्छा मार्केट डेवलप हो गया है मेंथा का, जो कि यहाँ टनों में ऑयल लगने लगा है, और अभी एमपी में इतना उत्पादन नहीं हो रहा है तो वो बाहर से ऑयल परचेस कर रहे हैं। और लेमन ग्रास का भी बहुत अच्छा मार्केट बन रहा है, अभी हम लोगों ने भी भोपाल में ही दिया है लेमन ग्रास का ऑयल। और बाकी अन्य जो मेडिसिनल प्लांट की हम खेती कर रहे हैं उसका भी मार्केट तैयार हो रहा। बाकी जैसे कि कालमेघ है, उसके हम लोगों के पास में नागपुर, बेंगलोर, वहाँ से ऑर्डर आए हैं। कोंच की खेती कर रहे हैं, उसके लिए भी बेंगलोर से ऑर्डर है। बाकी अन्य जगहों से भी ऑर्डर आ रहे हैं, और जहाँ जिस चीज़ की खेती बढ़ जाएगी वहाँ पर मार्केट ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये जो मेंथा की आप बात कर रहे हैं, ये क्या होता है मेंथा? ये किस काम में आता है या क्या है ये अल्टीमेटली, थोड़ा बताएं। मेंथा जापानी पुदीना के नाम से जाना जाता है। वैसे ये पेपरमेंट जो बनता है वो जापानी पुदीना के ऑयल से ही पेपरमेंट बनाया जाता है। हाँ, इसको वैसे मेंथा के नाम से अधिकांशतः जाना जाता है। तो अभी मध्य प्रदेश में इसकी खेती की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी इसकी स्थिति है सर। और दूसरा ये कि काफ़ी लोग जो है मेंथा की खेती में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और 100-150 एकड़ में खेती बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने भी अभी 20 एकड़ में बढ़ाया है, पिछले साल भी 20 एकड़ में था, और इस साल और ज़्यादा में ले जा रहे हैं हम लोग भी। बाकी अन्य कृषक भी 2-2, 4-4 एकड़, कोई 50 एकड़ में कर रहा, कोई 10 एकड़ में, कोई 5 में अच्छी खेती कर रहे हैं। इसकी भी मेरे ख्याल से करीब करीब मध्य प्रदेश के हर जिले में खेती हो गई है। जहां पर पानी की व्यवस्था हो जिन भी क्षेत्रों में, उसमें मेंथा की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है ना। अच्छा, मेंथा के मार्केट का कैसे होता है मार्केट इसका? मेंथा के ऑयल में तो कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग जो है हर जगह हर ज़िले में उपयोग किया जाता है। क्योंकि इस मेंथा के ऑयल के बाद में क्रिस्टल यानी कि पेपरमेंट बनाया जाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा मशीनरी की भी आवश्यकता नहीं होती है। डीप फ्रीजिंग लगते हैं, तो हर ज़िले में ये फ्रीजिंग मतलब प्लांट लग रहे हैं। तो ऑयल के जितने भी प्लांट लग रहे हैं उनको सबको रिक्वायरमेंट है, तो ऑयल में बिक्री में कहीं से कहीं तक मतलब परेशानी नहीं आ रही है अभी वर्तमान जितने भी कृषक इस खेती को कर रहे हैं। वैसे इसके मुख्य उपयोगों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि मेंथा के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, किन किन कामों में आते हैं? जैसे सर्दी की दवाइयाँ हैं, खांसी की गोलियाँ हैं, और कहाँ कहाँ पे उपयोग होते हैं इसका सर एक तो सर्दी जुकाम में, दूसरा हाथ पैर के जो दर्द जोड़ है
उसके काम में आता है, दर्द करते हैं। तो भोपाल में मिल रहा है क्योंकि क्रिस्टल के प्लांट जो है, जो इसके आगे फर्दर प्रोसेसिंग के प्लांट हैं, वो भोपाल में लग गए हैं, जिससे किसान जो है यहीं पे उसको दे सकते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में अगर कोई किसान इसकी खेती करना चाहे तो उसके लिए क्या सुझाव आप देंगे? जहाँ पानी की मतलब 12 महीने पानी की उपलब्धता हो वहाँ इसकी खेती की जा सकती है सफलतापूर्वक, और निश्चिंत किसान कर सकता है, आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसको जानवर भी नहीं खाता है। दूसरा, अभी वर्तमान स्थिति में हमें ऐसा कोई रोग भी देखने को नहीं मिला है जो कि नुकसान करे। वहाँ की प्राकृतिक नुकसान भी नहीं होता, जिससे कि किसान को मतलब अन्य जो हानियों से बचा जा सकता है। अच्छा, एक क्योंकि आप 3 साल से खेती कर रहे हैं तो अभी तक आपके पास में इसका काफ़ी अच्छा एस्टीमेट हो गया होगा। हमको ये बताइए कि इससे मेंथा से साल भर में एक किसान को सारे खर्चे निकाल के करीब करीब कितना, मतलब अपन कम से कम बात करें, कितना लाभ उसको हो जाता है? सर, मेंथा से जो है नेट प्रॉफिट 30,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक भी नेट प्रॉफिट हो सकता है। वो रेट के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि 300 रुपये यदि रेट चलता है तो कृषक को नेट प्रॉफिट जो है वो 30,000 रुपये सालाना होता है प्रति एकड़ से, और यदि 500 रुपये होता है तो उसी हिसाब से फिर नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन अपन कम से कम रेट इसका लगाएं तो 300 रुपये ही, तो 30,000 रुपये बिल्कुल सालाना नेट प्रॉफिट होता है। अच्छा, इसमें जो मेंथा के बारे में एक चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे किसान इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से कम 250 किसानों ने मध्य प्रदेश में इसकी खेती प्रारंभ किया और पूरे जिलों में इसकी खेती हो गई है। पर फिर भी कई किसान बोलते हैं कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत है रेट में। तो कई बार वो लोग बोलते हैं हम तो बर्बाद हो जाएंगे साहब, अगर मतलब इतना बहुत कम रेट मिलेगा तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी, जब से हम लोग मेंथा की खेती कर रहे हैं तब से देखा ही 280 रुपये से मेंथा ऑयल के रेट नीचे नहीं गए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर से, और अधिकतम कितने गए हैं? अधिकतम इस साल ही 850 रुपये मेंथा ऑयल का रेट पहुंचा है, और हमने अधिकतम बेचा है 630 रुपये तक इसका ऑयल बेचा है इस साल। ठीक है। और 1 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली आप लोगों ने कितनी फसल ली है इसकी? 1 एकड़ में कितना तेल आपको निकल मिला है? करीब सर हमने 50 से 60 केजी के बीच में लिया है 1 एकड़ से। फर्स्ट कटिंग में, पहली कटिंग 4 महीने में होती है, पहली कटिंग में 50 से 60 केजी ऑयल मिला है हमें 1 कटिंग। तो साल में अपन 2 से 3 कटिंग ले लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कम से कम 100 किलो आपको एक साल में तेल मिला। और अगर आपने 600 रुपये किलो मतलब बेचा है तो इसका मतलब कम से कम 60,000 रुपये का आपको उससे टोटल आउटपुट मिला या रिटर्न मिला है ना। और उसमें सारे खर्चे करीब करीब कितने हुए होंगे? सर, खर्चे फर्स्ट साल में बीज का खर्च आता है, फर्स्ट में जब अपन लगाते हैं, और निंदाई गुड़ाई डिस्टिलेशन, तो करीब 5 से 7,000 रुपये अपन खर्च मान कर चलें। और अधिकतम यदि लगाएं, बाहर से कहीं से बीज लेकर आएँ, टोटल खर्च लगाएं तो डिस्टिलेशन सहित जो है 10,000 रुपये से अधिक खर्च नहीं आता टोटल साल का। तो इसका मतलब अगर कम से कम 35,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक प्रति एकड़ आदमी इससे लाभ कमा सकता है। और ये लेमन ग्रास से, अच्छा, लेमन ग्रास में भी दोनों तरह की बात है कि अगर तो आपको सिर्फ तेल निकालना हो इसका तो कितना अपने को प्रॉफिट मिलेगा, और अब जो अपन इसका जो आप लोग इसका एक्सपोर्ट करके बेच रहे हो उसके हिसाब से दोनों में कितना फर्क रहेगा? जो ऑयल हम लोग निकाल के बेचेंगे उसमें लगभग 30 से 40,000 रुपये एवरेज अपने को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यदि पत्तियों का हम लोग बेचेंगे, अभी जो जैसे कि हमें ऑर्डर मिला है और रेगुलर हमें सप्लाई मिलती है, तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये हमें नेट प्रॉफिट प्रति एकड़ मिल जाएगा। किसान भाई, जैसा कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश में इस तरह के पौधों की खेती बड़ी अच्छी तरह से प्रारंभ हो गई है, काफ़ी सफल रही है। और आप भी इस तरह के युवाओं से, इस तरह के कृषकों से प्रेरणा लेकर इस तरह के पौधों की खेती प्रारंभ कर सकते हैं। और जो आप परंपरागत रूप से कर रहे हैं उसको तो करिए, उसको और उत्कृष्ट करिए, और उसके साथ साथ में इस तरह की जो नॉन ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं पारंपरिक जो तरह की खेती है, जैसे औषधीय पौधों की खेती है, इस क्षेत्र में भी आप लोग आगे आएं, जिससे आपको अपनी खेती से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।